तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी एग्ज़ाम हैं, काफ़ी एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश राज्य में। एमपीपीएससी बहुत सारे एग्जाम लेता है आपका। एमपीपीएससी का मेन एग्जाम यही है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, जो आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का होता है सिविल सर्विसेज का। इसके अतिरिक्त आपके एमपीपीएससी अन्य एग्जाम भी बहुत सारे लेता है। एमपी व्यापम में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, साथ ही आपका एमपीएसआई का एग्जाम है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे एग्जाम आपके लिए जाते हैं। तो सभी में मध्य प्रदेश राज्य विशेष से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विशेष से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष के बारे में एक डिटेल जानकारी दी जाए, एक व्यापक चर्चा पर चर्चा यहाँ पे की जाए, क्लासेस की जाए प्रॉपर। तो मैं कंप्लीट आपका जितना भी मध्य प्रदेश से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, पहले तो वो डिस्कस कराऊं और इसके बाद एमपी को आपको डिटेल से पढ़ाऊं, है ना। जिस भी एग्जाम की आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मैं कंप्लीट डिटेल से A to Z सारी चीज़ें पढ़ाऊं। तो आज से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन से शुरुआत करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर सेशन तब तक चलेंगे जब तक कंप्लीट पूरी एमपी के पूछे गए प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, जितने लोग हैं मेरे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसमें आपको जोड़ना है। मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को जानकारी करना है, सूचित देना है कि आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी के द्वारा ये पहल की गई है कि आपके मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम है आपका, उसको लेकर के आपको डिटेल्ड में तैयारी कराई जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये यहीं पर होगा, आपका आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर ये पूरी क्लासेस में कंडक्ट कराऊंगा। और आप सभी को एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल ये दोनों हैं आपके। एप्लीकेशन से आपको कंप्लीट पूरा कोर्स मिलता है, यूट्यूब चैनल से भी आपको लगातार क्लासेस पूरी मिलती जाएंगी। तो जितने बच्चे एमपी के हैं, देखो मध्य प्रदेश राज्य को बहुत गहराई से आपकी समझ होनी चाहिए। आपको मध्य प्रदेश में ही जॉब करना है, तो इसलिए मध्य प्रदेश राज्य से आपकी एक विशेष समझ आपसे पूछी जाती है। तो आपके मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है मध्य प्रदेश राज्य। तो मैं आप सभी को पिछले साल के क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग इसको लेकर के तैयार रहें, ठीक है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप इसको लेकर के गंभीरता से लें, सीरियस रहें और सभी लोग जुड़े। तो यहाँ पे चलिए पिछले साल की कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लगातार चलेंगे जब तक आपका पूरा का पूरा एमपी के पिछले साल के क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोग इनको रिप्लाई करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग बताइएगा, फिर मैं इनके बारे में जो भी होगा इन क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल भी आपको बताऊंगा और इनका ऑप्शन भी बताऊंगा, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी ये बहुत आसान है, धीरे धीरे लेवल हम अप करेंगे ये लेवल, लेकिन आयोग के पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ना। तो ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, सभी लोग इसमें आंसर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग उत्तर दे रहे हैं इस पर, है ना। बिल्कुल सही बात है, इसका सही आंसर है ओरछा। इसका सही आंसर ए ही है। तो ओरछा जो है मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा पेन कागज लेके बैठेंगे तो जो चीज़ें मैं आपको अतिरिक्त बताता हूं उनको भी आप लिखेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ओरछा जो है आपका मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के किनारे स्थित है ना। और जो मिडिवल काल था आपका, मध्यकाल था, मध्यकालीन भारत का इतिहास था, तो ये शहर जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पे मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता था। और एक आपको फैक्ट मैं बताता हूँ, बुंदेला राजपूत, ये पूरा क्षेत्र था, बुंदेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं इसको, झांसी के जस्ट पास है आपका ओरछा, झांसी के पास ही है, झांसी से कुछ दूर ही है आपका। और ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे था, बुंदेला राजपूतों के अंतर्गत भी था। तो बुंदेला राजपूत थे एक रुद्र प्रताप, बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा शहर की स्थापना की गई थी, ओरछा शहर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ओरछा शब्द का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, है ना, किसी चीज को छिपाना, है ना, छिपाना या छिपना, ये ओरछा का खुद शब्द होता है। तो ओरछा की स्थापना जो की थी वो आपका एक शासक थे जिनका नाम था सरदार रुद्र प्रताप, ठीक है। तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी भी इसके बारे में पता होनी चाहिए और मैं भी आपको बताऊंगा। इसीलिए मेरे सेशन में जब भी आइएगा पेन कागज के साथ आइएगा, जो भी चीजें मैं आपको बताता जाऊं आप लोग उसको देखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? यहां पर देखिए
गैप दिया, यहाँ पे ऑप्शन है बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल। सभी लोग एक बार पढ़ें और इसका आंसर दें। बिल्कुल बताइए सभी लोग। हाँ, ये कौन है आपके? पीके जी, ठीक है। सौरभ राज जी, सौरभ बेटा गलत बता रहे हो आप, क्षिप्रा नहीं है, क्षिप्रा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसका बता देता हूं। इसका सही आंसर अगेन बेतवा ही है। इसका सही आंसर विदिशा भी आपका बेतवा नदी के किनारे है। विदिशा आपका पड़ता है सांची, जो है ना आपका सांची का स्तूप आपने सुना होगा। सांची ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है विदिशा से सांची की, और ये कर्क रेखा के पास है। ये जो है आपका कर्क रेखा के पास पड़ता है। जो विदिशा है कर्क रेखा के बहुत नज़दीक पड़ता है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और विदिशा एक कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक है। तो जो विदिशा है आपका ये बेतवा नदी के तट पर है, और सांची का जो स्तूप आपका है, सांची के स्तूप से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। विदिशा का जो प्राचीन नाम है उसका नाम है महामालिखान। इसका प्राचीन नाम है महामालिखान, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना चाहिए, महामालिखान इसका प्राचीन नाम है। एक नाम और इसका मिलता है जिसका नाम है मेवाशा। इसका दूसरा नाम मिलता है मेवाशा। तो ये इसके कुछ अतिरिक्त नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो विदिशा वाला क्षेत्र है यहाँ पर कुरु राजवंश, सातवाहन, नागवंशीय, गुप्त सम्राट, इनका जो पूरा शासन था। और आपने महाकवि के बारे में सुना होगा, महाकवि का कालिदास के बारे में। तो कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूतम। मेघदूतम में विदिशा शहर का उल्लेख है। मेघदूतम में विदिशा शहर का उल्लेख है। तो ये भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, सम्राट अशोक के द्वारा भी जो सांची वाला क्षेत्र है वहां पर जो आपको बौद्ध स्तूप मिलता है इतना फेमस है, और ये भी सम्राट अशोक के द्वारा विकसित किया गया था। तो मौर्य काल का भी यहाँ पर शासनकाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आंसर, ठीक है, क्लियर है। माफ करिएगा, थोड़ा सा इस समय मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है ना, लगातार खांसी ये अभी जाने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों के लिए मेहमान है, तो देखते हैं कब तक मेहमान के तौर पे रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम क्षेत्र बैतूल में है? कौन सी नदी जो है बैतूल के उद्गम क्षेत्र से, मतलब इनमें से बताना है आपको किस नदी का उद्गम क्षेत्र बैतूल है। सभी लोग बताएं। ताप्ती नदी का, वेरी गुड, ए ताप्ती। चलिए, काफी लोगों ने ताप्ती के बारे में बताया है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। देखो ताप्ती नदी जो है, बैतूल तो आपका एक तरीके से जिला है मध्य प्रदेश का। इसके पास पड़ता है एक जगह जिसका नाम है मुल्ताई नगर। मुल्ताई नगर, मुल्ताई नगर। और आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी है, एक सतपुड़ा और विंध्यन है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही ये पूरा का पूरा पड़ता है, और लगभग 762 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से ताप्ती निकलती है बैतूल जिले के, और यहाँ से पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा भी पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है, ताप्ती भी पूरब की पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। तो ताप्ती पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, और जो आपकी नर्मदा है वो भी ये क्योंकि भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो ये नदी अरब सागर में जल गिराती है। कहाँ गिराती है? अरब सागर में जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराती है। कहाँ गिराती है? अरब सागर में, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरब सागर में जल गिराती है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, तीसरे का ए सही है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जल गिराती है? देखो अब ये बहुत पिंटू सा क्वेश्चन है, और एमपीपीएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर। आपको लग रहा होगा मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इस चीज़ से निराशा है कि आयोग को थोड़ा स्तर सुधारना चाहिए,
है ना, बिल्कुल आसान है। इसमें सबको पता है ताप्ती जो है ना, ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में जल गिराती है। बाकी सब जो है ये दोनों तो यमुना की सहायक नदियां हैं, और महानदी आपको पता है झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है, और ये फिर आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको चर्चा की उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पांचों, ताप्ती का उद्गम और अंत कहाँ पर है? तो अभी चर्चा हुई, इसका मैं आपसे ऑप्शन भी नहीं पूछूंगा, मैं ही बता देता हूं आपका। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अरब सागर आप देखेंगे तो यहां पर है, लेकिन अमरकंटक जो लिखा हुआ है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, आपकी नर्मदा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे विंध्याचल क्षेत्र और अरब सागर लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। हाँ, डी ही सही है इसका मैं आपसे नहीं पूछूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा पिंटू है। आप समझ सकते हैं ना, ये बहुत अजीब ऐसे क्वेश्चन ही है, आप लोगों को बहुत कठिन ही आते। 2005 में आता, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो एक बार एक क्वेश्चन आपने रट लिया, उसी से सारे क्वेश्चन हो गए। मैं बार बार जो पूछे जा रहे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ताप्ती का उद्गम, ताप्ती का उद्गम, ताप्ती का उद्गम। तो एक बार आपको समझ लेना है बस। फिर इससे जुड़े हुए देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, कितनी बार रिपीट हो गया, मल्टीपल टाइम, है ना। ताप्ती से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यदि हम इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन जो हैं तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, चंबल नदी। देखो जो मालवा का मालवा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, भिंड से, रतलाम से, महू से, उज्जैन से। बताइए बताइए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, सी वाले काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। महू, भिंड वाले भी हैं, अरे वाह जी वाह, भिंड वाले। आप भिंड से तो नहीं है? यहाँ पे भिंड से कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो भिंड से हैं? भिंड से कितने बच्चे हैं? अभी एक बच्चा आया था भिंड से। हाँ, जाना पाव पहाड़ी, ग्वालियर से हैं। कहाँ से हैं आप लोग? भिंड मुरैना से हैं हमारे, ये क्या नाम है, नरेंद्र जी, रवि जी हैं। अच्छा हाँ, रवि जी हैं। महू इंदौर से भी हैं यहाँ पर बच्चे, विकास जी भी हैं यहाँ पे। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत आसान है, महू से। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं आपका। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसकी प्रमुख नदी चंबल नदी है। आपको पता है मालवा वाले रीजन से निकलती है, वहाँ ना मालवा वाले रीजन पे भी बहती है। और वहाँ पर आपको पता है जो आपका भिंड मुरैना वाला रीजन है, यहाँ पर जो बीहड़ है, बीहड़ भी इसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, चंबल के द्वारा ही। तो इंदौर जिले के पास ही पड़ता है आपका महू। महू के निकट में जाना पाव पहाड़ियाँ हैं, जाना पाव पहाड़ियाँ, जाना पाव पहाड़ी क्षेत्र से चंबल नदी का उद्गम होता है, और लगभग ये 843 मीटर ऊंची है, वहीं से होता है आपका जनापाव पहाड़ी क्षेत्र से, महू के पास से। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर पूरब की तरफ बहती है, उत्तर पूरब की तरफ, और बाद में यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल जाके यमुना में मिल जाती है। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले से, उज्जैन जिले से, रतलाम जिले से, मंदसौर जिले में ये बहती है, ये नदी जो है वहाँ पर बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंबल नदी आपकी महू के पास से बहती है। चलिए अब अगला जो है, अब क्वेश्चन आपके वैसे ही आएंगे। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे दूसरा जो आप देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंदौर के पास, महू के पास से निकलती है, इंदौर से ही दूर है महू। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, चंबल नदी का उद्गम किस जिले के पास से होता है? यदि आप यहाँ पे महू ढूंढेंगे तो महू है नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन इंदौर के पास, इंदौर के पास ही है, महू के पास से निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना किसी तरीके से, इसलिए आपको कंप्लीट जानकारी चीज़ों को लेकर के होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपके कराऊंगा, इसके बाद फिर आप लोग इसमें मुझे प्रतिक्रिया देंगे, और फिर इसके बाद आपका कंटिन्यू चलाऊंगा मैं ये सेशन, आपके एग्जाम तक लगातार आपके साथ बना रहूंगा। जो क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं बिल्कुल रटवा दूंगा। मेरी क्लास में आपको इनको याद करते हुए जाना है,
दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे एक बार याद करते जाओ बस। ये है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, नर्मदा नदी का। तो देखो हमने पहले ताप्ती के बारे में पढ़ लिया, चंबल के बारे में पढ़ लिया, अब नर्मदा के बारे में। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है अमरकंटक। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सब अमरकंटक ही बताओगे, लेकिन नर्मदा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। नर्मदा नदी जो शहडोल जिला है शहडोल जिला में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका एक हिस्सा जिसको बोलते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। कितनी है? 1057 मीटर ऊंची है अमरकंटक। ये मैकाल पर्वत से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मैकाल पर्वत से। तो मैकाल पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी है आपकी अमरकंटक, यहीं से नर्मदा निकलती है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। और भड़ौज के पास जो है अरब सागर में मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की, गल्फ ऑफ खंभात में, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में जल गिराती है गुजरात के पास। तो ये भी आपको अरब सागर का ही हिस्सा है। भ्रंश घाटी में बहते हुए विंध्याचल और सतपुड़ा की जो भ्रंश घाटी है रिफ्ट वैली में बहते हुए ये पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत शानदार है ये। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद जो है फिर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि कैसे आपको ये सेशन है। मैं इसमें अतिरिक्त जानकारी जो आप लोग को बताता जा रहा हूं इसको लिखते जाइए और साथ साथ याद भी करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती? तो नदियों को बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? अब यहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। गड़बड़ा इसलिए जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आया सन 2010 में सन 2010 में पूछा गया था। और जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बहुत डिबेटफुल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कृष्णा नदी है, सबको पता है कि कृष्णा नदी जो है आपकी वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, इसका बेसिन आंध्र प्रदेश में है ना। और ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, सह्याद्री पर्वत के पास से। तुंगभद्रा और जो है इसकी एक सहायक नदी है भीमा, ये प्रमुख कुछ सहायक नदियां है कृष्णा की। तो ये तो आपकी नहीं बहती है। लेकिन अब आपको लगेगा कि महानदी देखिए आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहती है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहती है महानदी। और छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो इसका जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन मध्य प्रदेश में पड़ता है। नदी बेसिन का मतलब नदी अकेले नहीं बहती, उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां बहती हैं। तो इसका जो मुख्य रूप में महानदी जो बहती है वो छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन इसका जो नदी बेसिन है, जो महानदी की सहायक नदियां हैं, वो मध्य प्रदेश क्षेत्र से भी निकलती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो नदियां, नर्मदा तो सबको पता है कि बहती है और ताप्ती भी बहती है, लेकिन महानदी में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। महानदी मुख्य तौर पे छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है, लेकिन क्योंकि विभाजन के बाद, लेकिन इसका जो नदी बेसिन है, कुछ नदी बेसिन का कुछ हिस्सा, कुछ सहायक नदियां आपकी मध्य प्रदेश से भी निकलती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अब आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए मुझे कि आप लोगों का ये सेशन कैसा रहा। मैं कंटिन्यूअस ये लेकर के चलूंगा यदि आप लगातार प्रोत्साहित करेंगे इसमें। और आप सभी के एग्जाम से पहले आप सभी को ये सारे क्वेश्चन रटवा दूंगा अपने सेशन में। ठीक है, रटवा दूंगा, A to Z आपको रटवा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसको लेकर के जानकारी देनी है और आपके एग्जाम